मैं कार्तिक अनुराग सभी बच्चों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह थर्ड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चलो इसके फर्स्ट प्रश्न कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि से जो सबसे आगे वही जीता प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट दे दिए जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं उसी को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का वोट उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, मतलब उतनी ही सीटें मिलती हैं जितने उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कुछ देशों जैसे इजराइल, नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। मतलब सीटों के आधार पर उन्हें जो वोटों के आधार पर उन्हें सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश का बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचित क्षेत्र से चुने जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। जो मतदाता होते हैं राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। मतलब इसमें प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया जाता है, सिर्फ पार्टी को वोट दिया जाता है। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। मतलब दो पार्टी हैं तो सिर्फ दो पार्टियों को लोग वोट देंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं बताया जाएगा कौन कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। ना कि प्रत्याशियों को वोट दिया जाएगा, सिर्फ पार्टियों को दिया जाएगा। जिस पार्टी के जिस क्षेत्र में जितने वोट होंगे उसी के आधार पर उन्हें वहाँ की सीटें दे दी जाएंगी। प्रश्न तीसरा, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना कीजिए। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत पूरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। जो पूरा देश होता है, जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के इसकी विशेषता यह है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या फिर जिला कहते हैं। दूसरा है हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। जो मतदाता होते हैं, वोट डालने वाले होते हैं, वो प्रत्याशी को प्रतिनिधि को वोट देते हैं। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50+1% मिले। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत। यहाँ भारत में क्या है, किसी भी व्यक्ति को 50+1 से मतलब 51% वोट होने चाहिए, ठीक है। पूरे क्षेत्र का अगर 51% वोट अगर उस प्रत्याशी को मिल गए तो वो वहाँ का जीता हुआ माना जाएगा। अब आता है समानुपाती
प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचित क्षेत्र मान लिया जाता है। जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है, जितना पूरे देश को। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है। जो मतदाता होता है वो सिर्फ पार्टी को वोट देता है, ना कि प्रतिनिधि को। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। विजय उम्मीदवार, जो जीते हुए उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड। अब प्रश्न चौथा देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसके उत्तर को देखते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। जो भी 18 साल से अधिक या फिर 18 साल के हो गए हैं और 18 साल से अधिक उम्र के सभी जो वोट डाल सकते हैं उन्हीं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उन्हें सबके वोट डालने का अधिकार है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। कि मतलब जो भारतीय हमारा संविधान है इसमें प्रत्येक जो 18 साल से, चाहे लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। सिर्फ वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। अब प्रश्न पाँचवा देखते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। प्रश्न छठा। भारत के निर्वाचन आयोग, जो भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है उनका वर्णन करो। जो भारत के निर्वाचन आयोग है उसके क्या क्या काम होते हैं उसका वर्णन करो। चलो हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी काम हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला है वह मतदाता सूची को नया करने के काम की देखरेख करता है। ठीक है, मतदाता सूची को नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है, ठीक है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में गलतियां ना हो। जो मतदाता जो वोट डालने वालों की सूचियां होती हैं उसमें कोई गलती ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूटें। जितने भी वोटर लिस्ट में जिसके भी नाम है किसी का भी नाम ना छूटे, और ना ही उसमें से ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदाता के अयोग्य हों या जीवित ना हो। मतलब लिस्ट में ऐसे भी नाम नहीं होने चाहिए कि जो अभी वोट डालने के लायक भी नहीं है और जो मर चुके उनका भी नाम उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। वह दूसरा है वह चुनाव के समय चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है कि मतलब चुनाव कब होने चाहिए, कैसे तरीके से होना चाहिए, उनके मशीनों की व्यवस्था सब चुनाव आयोग ही करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है। चुनाव की अधिघोषणा की चुनाव कब होगा, चुनाव नामांकन प्रतिक्रिया शुरू करने की विधि तिथि कि मतलब चुनाव कब से शुरू होंगे, मतदान की तिथि मतदान कब होंगे, मतगणना की तिथि मतलब इनको जो इनकी वोटिंग कब होगी और कब गिने जाएंगे, चुनाव परिणामों की घोषणा कि कब तक चुनाव का परिणाम सुनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माहौल नहीं है। अगर वहाँ का माहौल नहीं है चुनाव करवाने लायक तो वह थोड़ी दिनों के लिए वहाँ का चुनाव रोक सकता है, तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर जहाँ पे स्वतंत्र या फिर निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है तो वहाँ के चुनाव कराना थोड़े दिनों के लिए रोक देते हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू
करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि यह चुनाव में कोई गड़बड़ी हो गई है, धांधलीबाजी हो गई है, तो चुनाव आयोग वहां पे दोबारा चुनाव करा सकती है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है, कि दोबारा वोटों को गिनवाया भी जा सकता है। चौथा कार्य है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। प्रश्न 7वां, भारत में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए। कानून के द्वारा चुनाव सुधार में जो सुधार किए गए हैं उसका वर्णन कीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं उनका वर्णन कीजिए। उत्तर है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में निम्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। दूसरा, संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए, कि मतलब पैसों से कुछ लोग होते हैं जो वोट खरीद लेते हैं। सरकार को एक विशेष विधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। ठीक है, सरकार को एक विशेष विधि द्वारा चुनाव के खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी या मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, जो राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए, ताकि ये जो पार्टियां हैं अपने मनमानी ना कर सकें, इन पर कंट्रोल किया जा सके। प्रश्न 8वां, निर्वाचन आयोग को किस स्थान पर चुनाव कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ठीक है, निर्वाचन आयोग को किस स्थान पर चुनाव कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर हिंसा हो, यहाँ पर दंगे हों, वहाँ पर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। प्रश्न 9वां, किस सन में चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा और क्यों? मतलब किस सन में चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा और क्यों रोकना पड़ा? चलो इसके उत्तर को देखते हैं। सन 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा। 1991 पूरी, ठीक है, पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थी तो उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था। मैं आशा करता हूं कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है।